तो डीके सर क्लासेस के माध्यम से आज आप लोगों को मैं जो वैज्ञानिक कारण बताने वाला हूँ वह हमारे फिजिक्स से संबंधित है। और बहुत सारे हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, ये बचपन से हम लोग देखते हैं कि इस प्रश्न को उठाते आए हैं, पूछते आए हैं, लेकिन इसका सटीक जवाब अभी तक मैंने कई प्लेटफॉर्म पर देखा लेकिन नहीं मिला। हमारे कई इस पर हमारे जो टीचर हैं वो क्लास दिए हैं इस प्रश्न पर, लेकिन उसका सटीक जवाब कहीं ना कहीं आप लोगों को मुझे अभाव लगता है। हम लोग भी एक समय गए थे आप लोगों को सिविल कोर्ट के परीक्षा देने के लिए, तो मेरा सासाराम में इंटरव्यू था, तो उस इंटरव्यू में भी ये प्रश्न हमसे पूछा गया था। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो प्रश्न मैं बताने वाला हूँ यह इंटरव्यू का वैज्ञानिक कारण है, और ये जनरली जो है यूपीएससी और बीपीएससी में एक क्वेश्चन लोग पूछते हैं। तो ये जब इंटरव्यू होता है उस समय फाइनल में एक प्रश्न पूछा जाता है, और बहुत लोग जो है, हम भी इस प्रश्न को जब हमसे भी पूछा गया था तो उस समय हमने भी इसमें से 4 प्रश्न को चार जो साइंटिफिक रीज़न है 4 बताए थे, लेकिन 6 था। और उन्होंने जो इंटरव्यू लेने वाले थे उन्होंने बताया, जब मैंने 4 बता दिया तो कहे कि आप कुछ छूट रहा और बताइए क्या इसमें और छूट रहा है। तो हमने उस समय तो कह दिया कि सर हमको नहीं पता है, लेकिन 4 हमको जानकारी था जो 4 हम बताए थे। तो इसमें देखा जाए कि आखिर इस कौन सा ऐसा विज्ञान है, कौन सा रहस्य है जो इस प्रश्न को आप लोगों को वैज्ञानिक कारण देता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर आप लोगों को एक साइकिल का चित्र दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर वैज्ञानिक कारण लिखा हुआ है, और लिखा गया है यहाँ साइकिल 2 पहियों पर कैसे चलती है। क्या हम लोग बचपन से साइकिल चलाते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, घर घर में बच्चे जो है साइकिल खरीद देते हैं, हम लोग तुरंत चलाने लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो साइकिल चलती है इसमें कौन से फिजिक्स का सिद्धांत कार्य करता है जिसके चलते साइकिल चलती है, और कितने फिजिक्स का सिद्धांत कार्य करते हैं, कौन कौन सिद्धांत है, कौन कहाँ कार्य करता है, कैसे उसको बैलेंस बनाता है, कौन बैलेंस बनाता है, कौन गति प्रदान करता है, कौन उसको ज़मीन पर चलने में सहायता करता है। तो ये सारे जितने भी वैज्ञानिक कारण हैं, जितने भी इसमें आने वाले प्रश्न हैं, उन सबका सटीक जवाब आज मिलने वाला है। और जितने भी आज के बाद जितने हमारे छात्र छात्राएं, जो लोग भी साइकिल या मोटरसाइकिल जो भी चलाते हैं 2 पहिए वाले वाहन, तो उसमें सब में ये तो मान लीजिए कि हम लोग को अपने मांसपेशीय ऊर्जा के बल पर चलता है। अब तो बहुत सारा साइकिल आ गया है जिसमें बैटरी से भी चल रहा है, तो उसमें जो हम लोग पैर से चलाते हैं वो हो चाहे बैटरी वाला हो, थोड़ा सा सिस्टम अलग हो जाता है। उसमें जो है अब हम लोग क्या करते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करते हैं, और यहाँ पर हमारे पेशीय ऊर्जा जो हम लोग पैर से चलाते हैं तो यहाँ पेशीय ऊर्जा काम करता है। लेकिन इसके अतिरिक्त इसमें बहुत सारा साइंस छुपा हुआ है, और फिजिक्स के कितने सिद्धांत इसमें कार्य करते हैं वो सब मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए एक एक करके सब पर हम लोग चर्चा करते हैं, देखते हैं कि इसमें साइकिल जो चलती है, हम लोग साइकिल चलाते हैं तो इसमें कितने सिद्धांत कार्य करते हैं। तो देखिए इसमें याद रखिए, इसमें 6 सिद्धांत जो है 6 सिद्धांत कार्य करता है। इस 6 सिद्धांत के आधार पर साइकिल हमारी जो है चलती है। और कौन कौन 6 सिद्धांत हैं एक एक करके चर्चा करते हैं, और कौन सा सिद्धांत फिजिक्स का कौन सा सिद्धांत साइकिल को क्या प्रदान करता है इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहला जो सिद्धांत है जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कोणीय संवेग का सिद्धांत। कोणीय संवेग का सिद्धांत होता है जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर या किसी अक्ष पर घूर्णन करती है तो वहाँ पर कोणीय जो गति है उसकी माप बताता है ये कोणीय संवेग, यानी मात्रा गुने वेग को संवेग कहते हैं। और जब किसी सर्किल पर हो जाए, किसी घूर्णन पथ पर हो जाए तो उस संवेग को हम लोग कोणीय संवेग कहते हैं। तो देखिए कोणीय संवेग जो है वो क्या करता है कि हमारे साइकिल को स्थिरता प्रदान करता है। जैसे कि आप चलाते हैं साइकिल तो आपको स्थिरता प्रदान करता है, आपको स्थिर करके रखता है। तो सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है कि यह अगर आप स्थिर साइकिल को स्थिर नहीं रखे तो क्या होगा, आप जल्दी जल्दी गिर जाएंगे।
तो यह जो कोणीय संवेग है ये साइकिल को स्थिरता प्रदान करता है, साइकिल को स्थिर रखने में मदद करता है, जिसके फलस्वरूप हम लोग क्या करते हैं, आसानी से साइकिल को चला पाते हैं। दूसरा इसमें क्या है कि कोणीय संवेग है ये साइकिल को सीधा रखने में भी मदद करता है। जब हम लोग साइकिल चलाते हैं तो यह जो कोणीय संवेग है यह स्थिरता प्रदान करता है और साथ ही साथ साइकिल को सीधा रखता है। तो साइकिल को जब स्थिरता प्रदान करेगा, सीधा रखेगा, तो हम लोग उसको आराम से चला सकते हैं। अगर यह स्थिरता प्रदान नहीं करे, अगर साइकिल को सीधा नहीं रखे, तो क्या होगा, हम लोग जल्दी जल्दी गिर जाएंगे, इधर गिर जाएंगे, उधर गिर जाएंगे, यानी दो पहिए पर हम लोग चल नहीं सकते हैं। तो सोचिए कितना ये बड़ा काम करता है कोणीय संवेग, जो हमारे साइकिल को सीधा रखता है और स्थिरता प्रदान करता है। तो यह पहला हो गया। अब कह रहा है कि इसमें जो साइकिल में द्रव्यमान है और हम लोग जब उस पर चढ़ते हैं उसका द्रव्यमान और जो साइकिल का वेग और घूर्णन अक्ष, ये तीनों को बैलेंस बना कर रखता है। उस द्रव्यमान को साथ ही साथ उस वेग को और घूर्णन अक्ष पर जो उसका मान है उसको, तीनों को यह बैलेंस बना कर रखता है, तब हम लोग साइकिल पर सीधा चल पाते हैं। तो देखिए ये हो गया पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है, इसमें दूसरा सिद्धांत कार्य करता है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। अगर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी कार्य न करे तो यह भी समझ लीजिए कि हम लोग साइकिल को नहीं चला सकते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण के गुरुत्व के कारण आकर्षण, हमारी साइकिल में भी द्रव्यमान है और हम उस पर चढ़ रहे हैं, तो उस गुरुत्व को कारण जब द्रव्यमान है उसके कारण पृथ्वी जो है अपनी ओर उसको आकर्षित करती है। तो जब हमारी साइकिल को और साथ साथ हम भी उस पर बैठे हैं तो उसको पृथ्वी अपने गुरुत्व बल से अपनी ओर खींचती है ना, तो हमारा साइकिल जो है स्थिरता प्रदान करता है, वहाँ पर संतुलन बनाता है, यानी हमारा साइकिल संतुलित रहे। अगर साइकिल संतुलित भी नहीं रहेगी तो हम लोग नहीं चला पाएंगे। तो इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल जो है, गुरुत्वाकर्षण अन्याकर्षण की शक्ति और गुरुत्व बल, ये हमारे साइकिल को संतुलन बना कर रखता है साइकिल को। और क्या करता है, भार केंद्र बन जाता है। अब देखिए उसके भार के कारण हमारी पृथ्वी, किसी वस्तु पर पृथ्वी जो बल लगाती है अपनी ओर, जिस बल से खींचती है उसको, उस वस्तु पर हम लोग भार कहते हैं। तो जब उसको वस्तु को अपनी ओर खींचती है ना उसके भार के कारण, तो उसका एक सेंटर बन जाता है, एक केंद्र बन जाता है। तो साइकिल के केंद्र बन जाता है, यहाँ पर इस पहिए का जो है इस केंद्र है, यहाँ सारा बल यहाँ है और यहाँ से अट्रैक्शन लगता है नीचे की तरफ, और दूसरा बल यहाँ, और इसका सीधा बल लगता है नीचे की तरफ। तो इस तरह से गुरुत्वाकर्षण के कारण जो केंद्र बन जाता है, और उस केंद्र के कारण जो है, अब जैसे हम लोग यहाँ साइकिल में बैठते हैं तो बैठने के कारण क्या होता है, इसका साइकिल के माध्यम से हमारे द्रव्यमान जो है इस बिंदु पर और इस बिंदु पर केंद्रित होता है, और यहाँ के बाद सीधे पृथ्वी जो अपनी ओर आकर्षित करती है, तो इसका सेंटर केंद्र यहाँ बन जाता है, इसका केंद्र यहाँ बन जाता है, जिसके चलते हम लोग को स्थिरता प्रदान करता है, बैलेंस बना रहता है। अगर ये नहीं होता तो सोचिए कि बल जो है इधर उधर उसका केंद्र अलग अलग बनता और हम लोग क्या होते, जल्दबाजी में गिर जाते, जल्दी से गिर जाते, या कहिए कि बार बार गिर जाते, या क्या होता कि थोड़ा सा भी अगर अनबैलेंस हम लोग होते, इधर उधर शरीर को करते, तो उसका केंद्र बिगड़ जाता। कभी कभी ऐसा होता है कि केंद्र इधर उधर चला जाता है जब हमारे शरीर अनबैलेंस होता है, तो कभी कभी लोग गिर भी जाते हैं। तो इस जो भार केंद्र है इसको बना करके हमेशा रखना है, और भार केंद्र जब तक बना रहेगा हम लोग गिरेंगे नहीं, और ये गुरुत्वाकर्षण बल हम लोग को संतुलन बना करके रखेगा। लेकिन जैसे ही भार केंद्र इधर उधर होगा, अब देखिए कैसे होता है, जब हम लोग साइकिल चलाते हैं सीधा तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा आराम से जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही देखिएगा किसी वृत्ताकार पथ पर हम लोग को ऐसे मुड़ना होगा। अब देखिए यहाँ क्या होता है, ऐसे वृत्ताकार पथ पर जैसे हम लोग को मुड़ना होता है तो उस समय क्या होता है, ये भार केंद्र जो है वो गड़बड़ होता है, भार केंद्र जो है इधर उधर हो रहा है। तो अब देखिए भार केंद्र इधर उधर हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, वृत्ताकार पथ पर जैसे मुड़ते, देखिए ऐसे हम लोग ऐसे हो जाते हैं, नहीं, जैसे वृत्ताकार पथ पर मुड़ते हैं तो हम लोग सीधा
मुड़ते समय वृत्तकार पथ पर देखिए कोई भी व्यक्ति सीधा नहीं रह पाता, साइकिल पर सीधा ऐसे नहीं रहेगा, सीधा रहेगा तो गिर जाएगा। तो उस समय क्या होता है, इस तरह से जो केंद्र की ओर है ना, देखिए इधर की ओर झुक जाता है, मतलब इधर झुक जाएगा। जो इस वृत्तकार पथ का सेंटर होता है उस सेंटर की ओर ऐसे ऐसे झुक जाता है। यानी उस समय क्या होता है, उस समय वृत्तकार पथ पर दो फोर्स लगता है। एक फोर्स जो है ये सेंटर से बाहर की ओर लगता है ना, और एक इधर से इधर की ओर लगता है। तो एक को कहा जाता है जो भीतर से बाहर की ओर लगता है अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल लगता है, और एक अभिकेंद्र बल, केंद्र इधर से लगेगा केंद्र की ओर, अभिकेंद्र बल। तो ये दोनों बल जब तक बैलेंस में रहेगा तब तक हम लोग क्या होगा, तब तक हम लोग सही ढंग से वृत्तकार पथ पर भी अपनी साइकिल को घुमा लेंगे, और जहाँ भी यह असमंजस हुआ तो हम लोग गिर जाते हैं। तो इसलिए जो भार केंद्र है ना, ये भार केंद्र है सही बना रहे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे झुक जाते हैं ताकि भार केंद्र जो इधर उधर हो रहा है घूमने के कारण, तो उसको हम लोग बैलेंस बना कर रख सके। तो चलिए ये हो गया हम लोग का दूसरा सिद्धांत जो साइकिल चलाने में कार्य करता है। अब तीसरा सिद्धांत जो है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। अब देखिए यहाँ न्यूटन के गति का प्रथम नियम काम करता है, जिसको हम लोग जड़त्व का सिद्धांत भी कहते हैं। इसका गति के न्यूटन के गति के प्रथम नियम क्या है, जब कोई वस्तु गत्यावस्था में रहती है या विरामावस्था में रहती है तो क्या होता है, उसी अवस्था में वो बनी रहने चाहती है। अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो चाहती है कि हमें हमेशा गति की अवस्था में ही रहे, और जब तक उस पर कोई बल कार्य न कर दे। और कोई वस्तु जो विराम की अवस्था में है तो वो चाहती है कि हम विराम की अवस्था में ही रहें जब तक उस पर कोई बल कार्य न करे। तो अब देखिए यहाँ क्या होता है कि जड़त्व के सिद्धांत के कारण जो हमारी साइकिल है, तो वह अगर हम जब लेकर उसको साइकिल को चलते हैं या खड़ा है, तो उस समय क्या होगा, वो विराम की अवस्था में है तो उसको गति की अवस्था में लाने के लिए हम लोग उसको बल की ज़रूरत पड़ेगा। जब बल देंगे तभी वो गति की अवस्था में जाएगी। अब इससे क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारा साइकिल है और साइकिल पर जैसे हम चढ़े और साइकिल खराक से आगे में भाग जाए, क्या होगा, आप चढ़ पाएंगे साइकिल पर? नहीं चढ़ पाएंगे। जैसे रोड पर हम लोग चलते हैं और मान लीजिए कि रोड पर जैसे चलते हैं कोई ऐसा चिकना सतह आ गया या कहीं केला का छिलका पड़ गया तो देखते हैं हम लोग धड़ाक से क्या होते हैं, गिर जाते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है कि वस्तु तब तक आगे नहीं बढ़ेगी, हमारी साइकिल तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कि हम उस पर बल नहीं लगा दें। तो वह विराम अवस्था में ही रहना चाहती है, और जब गति की अवस्था में हो गई, जब मेरी साइकिल हम लोग चलाने लगे, पैंडल मारने लगे, जब चलाने लगे तो वह हमेशा गति की अवस्था में आ गई। तो सोचिए गति की अवस्था में ही रहे जब तक हम लोग ब्रेक मार के उसको रोकेंगे नहीं। तो ये गति के न्यूटन के गति के प्रथम नियम काम करता है कि हमारी साइकिल विराम में है तो विराम अवस्था में ही रहना चाहती है, गति की अवस्था में हो गई तो गति की अवस्था में बनी रहना चाहती है। तो इस तरह से जड़त्व का सिद्धांत भी यहाँ काम करता है, जो कि हमारे साइकिल को चलाने में मदद करता है। अब देखिए अगला जो चौथा सिद्धांत है, वो चौथा सिद्धांत करता है न्यूटन के गति का तृतीय नियम। अब देखिए तो न्यूटन के गति का तृतीय नियम यहाँ कैसे काम करता है, तो न्यूटन के गति का तृतीय नियम है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया। अगर मान लीजिए कि हम इस दीवार पर ऐसे मारते हैं तो सोचिए कि जितना जोर से हम दीवार को मारते हैं दीवार भी उतना ही जोर से हमको मारता है। यानी न्यूटन के गति के तृतीय नियम प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया। अब हम इस हाथ पर जितना जोर से मारेंगे तो ये हाथ भी हमको उतना ही जोर से इस पर मारता है। तो अब देखिए क्या होता है, अगर ये नहीं रहता ना तो हमारी साइकिल चल ही नहीं पाएगी, एक डेग भी हमारी साइकिल चल नहीं पाएगी। तो अब देखिए क्या होता है, हम लोग जब साइकिल पर चढ़ते हैं या साइकिल पर बैठकर जैसे ही बल लगाते हैं आगे की ओर, तो देखिए टायर जितना बल ज़मीन पर लगाता है, जैसे हमने पैडल मारना शुरू किया तो टायर के द्वारा ज़मीन पर खूब बल लगता है। तो जब बल ज़मीन पर लगेगा तो अब ज़मीन क्या करता है कि ज़मीन उतना ही बल उसको उधर की तरफ करता है। जैसे ये टायर हो गया, ये ज़मीन पर ऐसे बल लगा रहा है तो ज़मीन भी उतना ही बल इसको लगाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइकिल मेरी आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। नहीं,
तो इसलिए प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है, और टायर पर जितना बल टायर के द्वारा जितना बल जमीन पर लगाया जाता है उतना ही जमीन बल टायर पर लगाता है, और हमारी गाड़ी जो साइकिल है वो आगे की तरफ चलना शुरू कर देती है। तो इस तरह से न्यूटन के गति का तृतीय नियम भी इसमें काम करता है। अब चलिए अगला 5वां नियम जो बता रहे हैं, मैंने बताया कि इसमें 6 सिद्धांत कार्य करता है। तो 5वां सिद्धांत ये है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। अब कहिए कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कैसे काम करता है? तो देखिए, जो ऊर्जा हम लोग देते हैं या कहीं से लेते हैं, तो ऊर्जा का न तो नाश होता है न ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है, बल्कि हम लोग ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ बल्ब जल रहा है, तो बल्ब जल रहा है तो क्या है, वह कुछ कर नहीं रहा है, वह ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर रहा है न खर्च कर रहा है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहा है। अब जैसे उधर से विद्युत आ रहा है और ये बल्ब जो है उसको लाइट में, प्रकाश ऊर्जा में और उसमें ऊर्जा में बदल दे रहा है ना, और फिर वो जो आ करके इसको रूम को प्रकाशित कर रहा है। तो इसलिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत करता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही उसका नाश होता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होते रहता है। तो देखिए यहाँ भी क्या होता है, पेशीय ऊर्जा, हम लोग क्या करते हैं, साइकिल में बैठ करके ऐसे पांडिल मारते हैं, तो हमारे शरीर की जो पेशीय ऊर्जा है वो किस रूप में बदलती है, गतिज ऊर्जा में। देखिए ये पेशीय ऊर्जा जो है हमारे साइकिल में गति उत्पन्न कर देती है, यानी हमारी शरीर की पेशीय ऊर्जा साइकिल में गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, और फिर वो गतिज ऊर्जा है कुछ उसमें से ऊष्मीय ऊर्जा में भी बदल जाती है। अब जैसे मान लिया साइकिल हमारी गतिज ऊर्जा में चलने लगी, चल रही है, कोई सामने आ गया या हमको रोकना है तो हम लोग ब्रेक लगाते हैं, और जैसे ही ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, वो गतिज ऊर्जा जो है टायर को जाकर रोकेगी, तो वहाँ पर ऊष्मीय ऊर्जा में भी परिवर्तन हो जाएगा और साइकिल मेरी रुक जाएगी। तो उसमें गतिज ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है। तो इस तरह से ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी यहाँ कार्य करता है। अब देखिए हमारी पेशीय ऊर्जा किस में बदला, गतिज ऊर्जा में, और गतिज ऊर्जा जब हम ब्रेक लगाए तो ब्रेक के द्वारा जो टायर पर दबाव पड़ा तो हमारी साइकिल रुक गई, लेकिन वो जो ऊष्मा है उसमें रिंग में जा कर के ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो गया। तो इस तरह से ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी साइकिल में काम करता है, साइकिल चलाने में कार्य करता है। और देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण एक और है जिसको हम लोग कहते हैं अगर ये भी नहीं रहे तो भी साइकिल नहीं चलेगी। अब कहिएगा सब इसमें एक से एक महत्वपूर्ण है, लेकिन देखिए अब घर्षण बल यानी घर्षण का सिद्धांत कार्य करता है। अगर घर्षण न रहे तो सोचिए साइकिल चलेगी क्या। जैसे देखते हैं रोड पर कभी कभार ऐसा होता है कि मोटरसाइकिल, कभी चिकने रोड पर मिट्टी रहता है या कोई चीज़ ऐसा फिसलने वाला होता है, तो क्या होता है, जैसे हम लोग जाते हैं वहाँ तुरंत हमारा साइकिल का टायर फिसल जाता है, मोटरसाइकिल का टायर फिसल जाता है और हम लोग गिर जाते हैं। कभी कभी तो 4 चक्का वाली गाड़ी भी इस तरह से पत्ते की तरह चली जाती है, खाड़ी में या बगल में चली जाती है। तो इस तरह से घर्षण का सिद्धांत भी कार्य करता है। घर्षण नहीं रहेगा तो साइकिल एक कदम भी आगे नहीं चल सकता है, हम लोग गिर जाएंगे। तो इस तरह से जैसे ही देखिए साइकिल को जैसे आगे चलाया जाता है ना, तो टायर जो है ज़मीन है, टायर पर घर्षण करता है, तो घर्षण बल लगता है जिसके चलते वो आगे की ओर उसको धक्का देता है। हम लोग इधर से धक्का देते हो तो पीछे में हो धक्का, जैसे हम लोग ऐसे चलते हैं तो घर्षण हमेशा जो है गति का विपरीत कार्य करता है। अगर गति आगे की तरफ हो रहा है तो घर्षण पीछे की ओर कार्य करता है। अगर उसी दिशा में कार्य करने लगे तो सोचिए कोई क्या हाल होगा। जैसे कि मान लीजिए कि केला का छिलका यहाँ पड़ा हुआ है और जैसे हम लोग इस पर पैर डालते हैं तो क्या होता है, केला के छिलका जो है घर्षण बल वहाँ नहीं है, घर्षण बल नहीं लगा, जिसके चलते मेरा पैर जो है आगे की तरफ चला गया और क्या हो गया, धड़ाम से हम गिर गए। तो इस तरह से देखिएगा जब हम लोग केला का छिलका पड़ता है तो हमारा पैर आगे की ओर जाता है, हम लोग पीछे की ओर गिरते हैं, और जब पैर पीछे फिसलता है तो आगे की ओर गिरते हैं। तो इस तरह से ये घर्षण बल जो है हमेशा गति का विरोध करता है। जब हमारे साइकिल ऐसे चल रही है तो उधर से घर्षण बल जो है लग रहा है,
तो इस तरह से गति का हमेशा विरोध करता है, गति को आगे में जाने नहीं देता है, और जिसके चलते हमारी साइकिल जो है उस पर हम लोग चल पाते हैं, नहीं तो हम लोग फिसल करके गिर जाएंगे, नहीं चल पाएगा। तो पृथ्वी पर चलने में ये सहायक हो गया। तो इस तरह से देखा जाए कि इस सिद्धांत में जो आप लोगों को बहुत सारे कंपटीशन, जो हाई लेवल के कंपटीशन है, जहाँ इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू में बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि हमारी साइकिल जो चलती है, 2 पहिए पर साइकिल चलती है, इसमें कौन कौन से फिजिक्स के सिद्धांत कार्य करते हैं। तो बहुत लोग असफल हो जाते हैं, इंटरव्यू में छंट जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो इस तरह से इसको याद कर लीजिए कि अच्छे सिद्धांत काम करता है, तब जा कर के हमारी छोटी सी एक साइकिल जो है ज़मीन पर सही ढंग से चल पाती है, या हम लोग चला पाते हैं। तो ये 6 सिद्धांत है फिजिक्स का, फिर से एक बार समझ लीजिए। सबसे पहला सिद्धांत है कोणीय सिद्धांत कार्य करता है, जो हमारी साइकिल को सीधा रखता है और स्थिरता प्रदान करता है। दूसरा है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे बैलेंस को बना कर रखता है। पृथ्वी जो है एक बल से अपने साइकिल और हमको साथ में खींचती है नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण से, जिससे हमारा संतुलन बना रहता है, हम लोग स्थिर बने रहते हैं। दूसरा है न्यूटन के गति का प्रथम नियम काम करता है कि अगर साइकिल हमारे विरामामय अवस्था में है तो हम बल लगाते हैं तो गत्यावस्था में चला जाता है, गति की अवस्था में है तो उसको बल लगाते हैं तो विरामावस्था में आता है। तो इस तरह से यह गति के तृतीय नियम काम करता है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम। अब इस चौथा नियम है न्यूटन के गति का तृतीय नियम भी काम करता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया। जितना टायर बल लगाता है उतना जमीन उस पर बल लगाता है और साइकिल चलने लगता है। उसके बाद जो है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत काम करता है, पेशीय ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में और फिर उसमें ऊर्जा में बदल जाता है। इसके बाद घर्षण का सिद्धांत कार्य करता है, और घर्षण के कारण ही हमारी साइकिल जो है पृथ्वी पर चल पाती है। तो आज के वैज्ञानिक कारण, सटीक वैज्ञानिक कारण जो बताया, जो फिजिक्स से संबंधित था, कि ये 6 सिद्धांत पर हमारी जो साइकिल है वो कार्य करती है, चल पाती है। अगर ये 6 सिद्धांत है तो हमारी साइकिल आराम से चलेगी। अगर इसमें से कोई एक सिद्धांत असफल होता है तो हमें साइकिल चलाने में बड़ी मुश्किल होगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोग को अगले क्लास में इसी तरह से वैज्ञानिक कारण को लेकर। तब तक आप सभी को धन्यवाद।